सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है रूलिंग द कंट्री साइड, इस चैप्टर की हम स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री के चैप्टर काफ़ी बड़े होते हैं, बच्चों को समझ में भी थोड़ा मुश्किल से आते हैं, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे पूरा आखिर तक तो आपको ये चैप्टर कन्फर्म समझ में आ जाएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें हम क्लास 8 का हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। मैं पूरा डिटेल में ये लाइन टू लाइन चैप्टर आपको समझाऊंगा, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। रूलिंग द कंट्री साइड। देखिए बच्चों, इसके पहले के जो दो चैप्टर हैं उसमें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और उसने धीरे धीरे भारत के रूलिंग सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लिया। यहाँ जो चैप्टर की हेडिंग दी है रूलिंग द कंट्री साइड, तो कंट्री साइड का मतलब है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूलिंग सिस्टम है या वो जो उनकी रूलिंग पावर है उसे वो इंडिया के रिमोट एरियाज़ में, इंडिया के गांवों तक, पूरे भारत में उसको धीरे धीरे उन्होंने फैला दिया। और जो कंट्री साइड है यानी कि जो रिमोट एरियाज़ हैं या रूरल एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में उन्होंने किस तरीके से अपना सिस्टम डेवलप किया, किस तरीके से उन्होंने रूलिंग करी, किस तरीके से उन्होंने शासन किया, ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, आपके चैप्टर के शुरू में ही एक पिक्चर दी हुई है रॉबर्ट क्लाइव की। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था और इसमें लिखा है कि रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1765। यानी कि 1765 में जो मुगल एम्परर है उसने रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी सौंप दी। दीवानी क्या है क्या नहीं है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये एक पेंटिंग बनाई है जो इस बात को शो करती है कि किस तरीके से मुगल बादशाहों ने अंग्रेज़ों को अपने इलाकों की दीवानी, और उनका दीवानी का मतलब यहाँ है कि जो टैक्स कलेक्शन का जो राइट है वो उनको दे दिया। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से उन्होंने किया। द कंपनी बिकम्स द दीवान। दीवान इज जस्ट द मैनेजर हु कलेक्ट्स द टैक्स। हम दीवान को समझ सकते हैं कि एक एजेंसी या एक पर्सन जो कि टैक्स कलेक्ट करता है। On 12th August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. The actual event most probably took place in Robert Clive's tent, और ये उस समय का गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ये उसके टाइम का या उसके टेन्योर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट था कि उसको मुगलों ने बंगाल की दीवानी सौंप दी। दीवानी क्या है इसको मैं आगे अभी बताऊंगा। विद अ फ्यू इंग्लिश मैन एंड इंडियंस एज विटनेस। और अभी जैसे आपने पिक्चर में देखा कि उसमें कुछ लोग उसमें विटनेस है, वो गवाह हैं कि मुगल बादशाह जो है उनको क्या कर रहा है, दीवानी सौंप रहा है। But in the painting above, the event is shown as a majestic occasion taking place in a grand setting. अब इसको एक मैजेस्टिक ओकेजन के तौर पे बताया गया, यानी कि इसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी घटना इसको बना करके दिखाया गया कि एक बहुत बड़ा काम हुआ उस समय कि मुग़ल बादशाहों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी सौंपी। The painter was commissioned by Clive to record the memorable events in Clive's life. The grant of Diwani clearly was one such event in British imagination. और ये जो पेंटिंग जिस भी पेंटर ने बनाई है उसको रॉबर्ट क्लाइव ने ही अपॉइंट किया हुआ था, और रॉबर्ट क्लाइव ने उसको अपने लाइफ की जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुए, जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं उसके साथ हुई हैं, उनको पेंटिंग के थ्रू रिकॉर्ड करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने कहा। और यही
ये भी एक उसी में से एक पेंटिंग थी जिसको कि उसने माना कि ये उसने एक बहुत बड़ा काम किया था। अब देखिए एज अ दीवान, अब आप ये इस पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि एज अ दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। यानी कि जब मुग़ल बादशाहों ने इनको दीवानी सौंप दी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए उस एरिए के। बंगाल की इनको दीवानी सौंपी तो इसका मतलब ये हुआ, टेरिटरी का मतलब आप समझते हैं, टेरिटरी का मतलब होता है एरिया, है ना। तो बंगाल के ये चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब कि उस एरिया में लोगों के सामानों पर, व्यापार पर, ट्रेड पर, जिस भी तरह का कोई टैक्स अगर लगाना हो, कोई भी टैक्स लगाना हो, टैक्स कम करना हो, टैक्स ज़्यादा करना हो, ये सब जो टैक्स वाला काम है, ये इसका राइट किसको मिल गया? अब इसका राइट मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरा, नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज, और इनको पूरा पावर दे दिया कि किस तरीके से वो अपनी रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है कि सरकार के पास जो पैसा आता है जिससे कि सरकार अपने खर्चे चलाती है, तो वो जो पैसा इकट्ठा होता है टैक्स के फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड एनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। आगे देखिए कि दिस हैड टू बी डन इन अ वे, और ये इस तरीके से करना था ईस्ट इंडिया कंपनी को जिससे कि वो अपने उनके जो ग्रोइंग एक्सपेंसेस हैं, जो उन कंपनी के खर्चे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि इन्होंने सेना रखना शुरू कर दिया था, आर्मी रखना शुरू कर दिया था, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था, तो इन सब खर्चों को पूरा करने के लिए इन्हें ज़्यादा पैसा चाहिए था। इसलिए इन्होंने क्या करा? बंगाल की दीवानी हासिल कर ली। दीवानी हासिल कर ली मतलब कि बंगाल से जो पैसा कमाने का राइट था वो मुग़ल बादशाह से इन्होंने हासिल कर लिया। और अब इनका जो टारगेट था, इनका यह ऑब्जेक्टिव था, वो था कि वो किस तरीके से ज़्यादा रेवेन्यू को हासिल करे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करे। ए ट्रेडिंग कंपनी हैड आल्सो टू एंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड। और यहाँ दो काम करिए, देखो बच्चों यहाँ समझना पड़ेगा हमें कि इस कंपनी ने दो काम किए। जो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी आप जानते हैं किस लिए आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हिंदुस्तान में ट्रेड करने के लिए। तो जो इसका बेसिक काम था ट्रेड करने का, वो ट्रेड करने का काम इसने नहीं छोड़ा, वो काम तो चलता रहा। साथ ही साथ इसने क्या करा? रेवेन्यू हासिल करने का काम भी ले लिया। तो ये कंपनी को डबल फायदा हुआ। अब देखिए, ओवर द ईयर द कंपनी आल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विथ सम कॉशन। कॉशन का मतलब होता है सावधानी। हम कहते हैं कि मतलब इसको ये बात समझ में आ गई कि कुछ सावधानी से हमें यहाँ पर चलना है कि बीइंग एन अलाइन पावर, अलाइन का मतलब होता है बच्चों, अलाइन का मतलब कि किसी का असिस्टेंट होना या किसी का सहयोगी होना, है ना। जैसे अलाइन का मतलब हो गया कि जैसे इसने क्या करा, मुगलों से एक तरह से एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे? रेवेन्यू का कलेक्शन करेंगे। तो बीइंग एन अलाइन पावर इट नीडेड टू पेसिफाई दोज हु इन द पास्ट and had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige, or it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority the prestige, कि अंग्रेजों से पहले जिनके पास टैक्स कलेक्शन का राइट था और जो उस टैक्स कंट्री साइड से यानी कि गांव से, रिमोट एरियाज से जो टैक्स कलेक्शन का प्रेस्टीज था, उसका एक प्रेस्टीज का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं इम्पोर्टेंस। हिंदी में हम कहते हैं प्रेस्टीज को प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का मतलब कि कोई पोस्ट आपके पास होती है, जैसे मान लीजिए कि किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई कलेक्टर है तो उसकी क्या एक प्रेस्टीज होती है, एक पद होता है, उसके पास पोस्ट होती है। तो उसी तरीके से उस समय पर जिन लोगों के पास किसी एरिया का टैक्स कलेक्शन का राइट था, उनकी क्या थी? एक प्रेस्टीज थी। तो अब वो प्रेस्टीज किसके पास आ गई? अब वो प्रेस्टीज ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई। Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. अब इन्होंने क्या किया कि जिन भी लोगों के पास इस तरह के राइट थे पहले, क्योंकि इनसे पहले भी किसी के पास राइट होंगे जो टैक्स कलेक्ट करते थे, तो अंग्रेजों ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये डिसाइड किया कि जो इस तरह की लोकल पावर है उसको क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ देखी
कि उसको किस पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जाए। एलिमिनेट का मतलब आप समझ गए बच्चों, एलिमिनेट का मतलब होता है पूरी तरीके से हटाना। तो जो इनसे पहले टैक्स कलेक्शन का काम कर रहे थे उनको इन्होंने पूरी तरह से हटाया नहीं, बल्कि उनको क्या करना शुरू कर दिया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं। अब ये इनको इन्होंने कंट्रोल कैसे किया, इसको थोड़ा वापस से हम समझते हैं कंक्लूजन तौर पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, मुगल बादशाहों से बंगाल जो एरिया था जिसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल आज का, ये बंगाल का मतलब केवल वेस्ट बंगाल नहीं था, उस समय के बंगाल का मतलब था, उसमें बंगाल आ गया, आज का उड़ीसा आ गया और आज का बिहार आ गया। इतना बड़ा जो एरिया था उस एरिया के कंट्री साइड यानी कि गाँवों से, जो क्योंकि मेनली ऑक्यूपेशन क्या होता था उस समय, अगर हम देखें आज भी अगर हम देखते हैं तो भारत में ज़्यादातर लोगों का जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, काम धंधा है, वो क्या है, खेती है। तो उस समय जो किसान खेती करते थे उस खेती के ऊपर जो लगान या कर जो लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था, वो टैक्स लगाने और कलेक्ट करने की जो पावर है वो मुगल बादशाहों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हासिल कर ली। और हासिल करने वाला कौन था, उस शख्स का या उस पर्सन का नाम क्या था, वो रॉबर्ट क्लाइव था, जिसका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब उनसे पहले यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जो लोग टैक्स कलेक्शन का काम करते थे लोकल लेवल पर, उन लोगों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हटाया नहीं, उसको एलिमिनेट नहीं किया, लेकिन उनको क्या करना शुरू कर दिया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और इन्होंने कई सिस्टम डेवलप किए, वही सिस्टम हम आगे इसके अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर है रेवेन्यू फॉर द कंपनी। द कंपनी हैड बिकम द दीवान। अब कंपनी क्या बन गई, दीवान बन गई। दीवान का मतलब कि जो राजा के लिए टैक्स का कलेक्शन कर रही है। बट इट स्टिल सा इटसेल्फ प्राइमरली एज अ ट्रेडर। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको पहले कहा कि मेन ऑब्जेक्टिव ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, वो था ट्रेड, यानी कि वो आए तो ट्रेड करने ही थे, व्यापार करने ही थे। तो इन्होंने दोनों काम किए। It wanted a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. अब ये तो चाहते थे कि इनको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, टैक्स मिले, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि कोई ऐसा अपना खुद का सिस्टम वो डेवलप करे कि टैक्स कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, उसका रिकॉर्ड रखे, है ना, उसके लिए सारा काम करे। क्योंकि कंपनी का मेन काम तो क्या था, वो तो चाहते थे कि हम ट्रेड करेंगे। समझ रहे हैं आप, कंपनी चाहती थी कि हम क्या करें, व्यापार करें, लेकिन उन्होंने टैक्स कलेक्शन का काम भी हासिल कर लिया। अब ये भी चाहते थे कि टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा आए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि उस टैक्स को कलेक्शन करने का काम वो क्या करे, खुद से करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि आपको 100 घरों से हर रोज़ 50 रुपये इकट्ठे करके लाने हैं। मैंने किसी बच्चे को कहा कि भाई आपका ये काम है कि आप हर घर से डेली के 50 रुपये कलेक्ट करेंगे, और 100 घर मैंने बता दिए कि ये 100 घर को तुम्हारे को क्या करना है, कलेक्शन करना है। अब तुम सोचोगे कि यार सर क्या ये 50 रुपये का काम, कलेक्शन का काम हम करेंगे तो हम पढ़ाई कब करेंगे, हमारी स्टडी कैसे अफेक्टेड हो जाएगी। लेकिन काम भी हमें करना है, आपकी इच्छा है कि ये काम होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने कह दिया कि इसमें हम आपको क्या करेंगे, कमीशन देंगे। तो आप ये चाहते हो कि ये काम भी हो। अब आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि वो जो आपको जो टैक्स कलेक्शन का काम दिया है, या वो 50 रुपये पर डे हर घर से कलेक्शन का जो मैंने काम दिया, आप क्या करोगे, आप उस काम को किसी और को दे दोगे कि भाई ये काम मुझे मिला, लेकिन ये काम तू कर दे और मैं तेरे को थोड़ा बहुत क्या कर दूंगा, कमीशन दे दूंगा। अब आप क्या हो गए, फ्री हो गए, आपके लिए काम भी हो रहा है और आपको टाइम भी नहीं देना पड़ रहा। तो यही काम बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जो टैक्स कलेक्शन का काम ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के अंदर मुग़ल बादशाहों से मिला, उस काम को उन्होंने दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया। ये हम आगे इसमें देखते हैं। द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। दो काम इन्होंने किए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा किया, और साथ ही साथ जितना ये फाइन कॉटन और सिल्क जो कि भारत में बहुत ज़्यादा मिलता था, उसको चीप रेट पर, चीप का मतलब सस्ती रेट पर इन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। विदिन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर ही द वैल्यू ऑफ गुड बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड। यानी कि जो चीज़ें इन्होंने बंगाल के अंदर खरीदी उनकी वैल्यू कितनी हो गई, डबल हो गई। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई है
कि पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और भारत से कोई सामान खरीदती थी, चाहे वो मसाले खरीदे, हैंडीक्राफ्ट का आइटम खरीदे, कपड़ा खरीदे, सिल्क कॉटन ये सब खरीदे, तो इनको खरीदने के लिए क्या करते थे, ब्रिटेन से सोना और चांदी लेके आते थे। यहाँ के व्यापारियों को वो ये सोना और चांदी देते थे और उसके बदले में वो उनसे ये जो सामान है सिल्क कॉटन वगैरह वो खरीद के इसको वो एक्सपोर्ट करके कहाँ बेचते थे, ब्रिटेन बेचते थे। इसीलिए हमारे देश में बहुत सारा सोना क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, बहुत सारा सोना हमारे देश में मिला। लेकिन बाद में जब इनको बंगाल की दीवानी मिल गई, बंगाल का टैक्स कलेक्शन का काम मिल गया, तो अब इनके पास पैसा आ गया, तो वो जो सोना चांदी लेकर के ब्रिटेन से आते थे, अब इनको वो काम नहीं करना और यहीं के पैसे से यहीं का सामान इन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. आर्टिजन, अब क्या हुआ कि बंगाल के इकोनॉमी के अंदर क्या होता, डीप क्राइसिस हुआ। डीप का मतलब तो आप जानते हैं गहरा हो गया, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, यानी कि बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा संकट आ गया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। आर्टिजन्स, आर्टिजन्स का मतलब होता है जो ये हैंडीक्राफ्ट्स का या आर्टिस्टिक जो काम करते हैं, शिल्पकार जिसे हम कहते हैं, ये आर्टिजन्स होते हैं। Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. और आर्टिजन्स को फोर्स किया गया, उनको कंपेल किया गया, उनको ज़बरदस्ती की गई कि वो अपना सामान जो है कंपनी को क्या किया करे, कम रेट पर उसको सेल करे। पीजेंट्स, पीजेंट्स आप जानते हैं फार्मर्स, वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम, और किसानों से इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया और ये जो पीजेंट्स थे, ये जो फार्मर्स थे, ये अनेबल थे इस बढ़े हुए टैक्स को देने में, यानी कि वो उसको दे नहीं पा रहे थे। आर्टिजन्स प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है घटना, कम होना। तो आर्टिजन्स का जो प्रोडक्शन है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शॉर्ट साइन टू कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाना, एकदम खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, ये होता है कोलैप्स। तो एग्रीकल्चर जो कल्टीवेशन है, मतलब जो खेती बाड़ी का जो काम था, जो फार्मिंग का काम था, वो क्या हो गया, एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो गया। देन इन 1770 ए टेरिबल फेमाइन, फेमाइन आप जानते हो सूखा, अकाल, एक बहुत बड़ा सूखा और अकाल पड़ा 1770 में, जिसमें 10 मिलियन पीपल जो है बंगाल के अंदर ख़त्म हो गए। देखिए कितना बड़ा ये मतलब भयानक किस्म का एक तरह से आप समझ सकते हैं फेमाइन आया बंगाल के अंदर, जिसमें 10 मिलियन, आप जानते हैं 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 मिलियन का मतलब हो गया 1 करोड़ लोग जो है उस फेमाइन के अंदर, उस सूखे या अकाल के अंदर ख़त्म हो गए। तो कुल मिलाकर के जो बंगाल की जो कंडीशन थी या जो बंगाल की हालत थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जब दीवानी राइट्स आ गए, उसके बाद बहुत तेज़ी से क्या हो गई, इसकी हालत ख़राब हो गई। तो बच्चों चैप्टर बड़ा है, इसको मैं आगे के अपने दूसरे वीडियोज़ में कंटिन्यू करूँगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।